आदित्य योगीनाथ जी के बारे में बात हाँ। की है, वो तो हर जगह बुलडोजर चला देते हैं, तो क्या ऐसे नेता का हमारे देश में होना सही है? मुझे लगता नहीं कि योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई नेता हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जैसा भविष्य चाहिए भारत को। आपने शायद एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में भी अपना हाथ आजमाया है शायद। अच्छी खासी रिसर्च है आपकी। ये बात है 2018 के दौर की, जब मेरा एक फेज था जो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने अपने नाम को करेक्ट करवाया था। संजय बी जुमानी जी से मैंने कंसल्टेशंस ली थी, तो उन्होंने मेरे नाम में SIDHAARRT करा था, PANDE किया था। सिद्धार्थ नाथ पांडे से मैंने उसे लीगली चेंज करा के ये नाम रख लिया था। फर्क पड़ता है, मुझे कुछ फायदा भी हुआ। हेलो एवरीवन, आपके अपनी होस्ट सीमा शर्मा आपका फिर से वेलकम करती है अपने शो पर द अनम्यूट शो, पावर्ड बाय कॉर्नरस्टोन हृदय प्रोडक्शन। आज हमारे बीच में एक ऐसे पर्सनालिटी है जो कम उम्र में ही सब कुछ, सब फील्ड में हाथ आजमा चुके हैं। उन्हीं के बारे में आज जानते हैं। चलिए मिलते हैं सिद्धार्थ नाथ पांडे जी से। हेलो सर, हाउ आर यू? नमस्कार सीमा जी। नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छे हैं। आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी सर। आज हम आपसे हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे। पहले जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे समाज में बहुत हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है जी। अगर हम बार बार हिंदुत्व के बारे में ही बात करते रहें तो हमारे समाज का क्या परिणाम होगा? जी, इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो परिणाम बहुत अच्छा होगा जी। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि हिंदुत्व एक ऐसी धारणा है। हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व एक विचार है। हिंदुत्व एक विचार है इस बात के लिए कि सबको साथ लेकर कैसा चला जाए। हिंदुत्व अपने आप में एक ऐसी गाइडलाइन समझिए आप हिंदुत्व को, जो जीवन जीने की पद्धति भी सिखाती है और ये भी सिखाती है कि सबका एक साथ रहना कितना जरूरी है। लेकिन सर, ये फिर इससे हमारा जो समाज है वो विभाजित नहीं हो जाएगा? देखिए, विभाजन वहां पे होता है जहां पे हमें गाइडेंस देने वाले लोग गलत होते हैं। तो हमें गाइडेंस कौन दे रहा है? हमें पॉलिटिशियंस गाइडेंस दे रहे होते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं, ऐसा हो जाता है। वरना आज भी अगर हम बात करते हैं हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व है क्या? फिर मेरी वही बात होगी कि हिंदुत्व बोलता है वसुधैव कुटुंबकम की जो भी परिभाषा आपने सुनी होगी, जितना भी आपने सुना होगा, ये सब हिंदुत्व से आता है। हम किसी को ये नहीं बोलते कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे तुम मुझसे अलग हो। आप एक सिंपल सी बात समझिएगा, मान लीजिए दो विचार हैं जी। एक विचार ये कहता है कि मैं एक भगवान में बिलीव करता हूं और मैं ये भी मानता हूं कि सब में भगवान है जी। और एक विचार ये कहता है कि मेरा भगवान है, जो उसमें मानेगा वो सब मेरे हैं, और जो नहीं मानेगा उसको मैं मारूंगा, कन्वर्ट करूंगा या मैं उसे हटा दूंगा जी, विनाश करूंगा। किस विचार की वजह से आप सोचिए लड़ाई हो सकती है जी? विचार पहले की वजह से या दूसरे की वजह से? ऑब्वियसली सर, सबको समझ में आ रहा है। तो करेक्ट। कहने का मतलब यही है कि हिंदुत्व कभी इस बारे में बात थी ही नहीं। और जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत हमेशा से एक ऐसी हिंदुत्ववादी सोच को लेकर के आगे बढ़ा। इस वजह से आज भारत सेकुलर है। हिंदुत्व है इसलिए भारत सेकुलर है सर। लेकिन हिंदुओं में भी कहीं ना कहीं विभाजन है। लाइक ब्राह्मण है, दलित वर्ग है, बिल्कुल कोई और भी जाति है। हमारे हिंदुओं में ही बहुत सारी जातियां हैं, उसमें भी रिजर्वेशन होता है जी। तो आप खुद एक ब्राह्मण हैं जी, तो आप कैसे, मतलब वो रिजर्वेशन वालों को हम कैसे अपना सकते हैं, या फिर वो कैसे हमारे सपोर्ट में खड़े रह सकते हैं? देखिए, ये आपने एक बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है। इसका जवाब के लिए मैं बस 2 मिनट लूंगा, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, रिजर्वेशन भी एक जरिया है विभाजन क्रिएट करने का। हाँ जी। अगर कोई भी समस्या का जड़ रिजर्वेशन है, तो हमें ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि 80 साल से चली आ रही है एक चीज, यानी रिजर्वेशन, आज तक क्या समस्या का समाधान नहीं कर पाई? और अगर 80 साल में कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो यानी तरीके में कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा विभाजन किया कहाँ पे जा रहा है। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन क्या होता है जी? आप मुझे बताइए, एक अस्पताल में आप जाना चाहती हैं, आपको ईश्वर ना करे कोई भी आपका परिजन बीमार पड़ता है, आप जाते हैं तो क्या देखते हैं? आपको एक काबिल डॉक्टर चाहिए अस्पताल में? हाँ जी। या आप ये सोचेंगे कि नहीं, डॉक्टर मेरी जाति का होना चाहिए? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचता क्योंकि कोई बीमार है। हाँ जी, हाँ। तो आप काबिल डॉक्टर के लिए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वो बना कैसे है? बना वो जात के आधार पे है। काबिलियत के आधार पे कितने बन रहे हैं? 50% में काबिलियत देखी जा रही है और 50% को बोल दिया जा रहा है नहीं, अब आपको रिजर्वेशन देंगे, कोटा रिजर्वेशन। अब दूसरी बात करते हैं, इसका समाधान क्या है? ये समस्या यहीं पे सीमित नहीं है। अगर आप डॉक्टर्स में प्रमोशन में जाएंगे, हमने डॉक्टर्स की एक एग्जांपल लिया, आप पुलिस में चले जाइए, IAS में चले जाइए, PCS में चले जाइए, अल्टीमेटली आप देश को खराब करने का काम कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं? जब देश में काबिल आदमी ऊपर नहीं जाएगा
तो काबिल आदमी क्या सोचेगा, मुझे कहाँ बाहर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल पाए, मैं किस तरह से देश से अलग हो जाऊं। हाँ जी। अब इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान है कि जो भी पिछड़े वर्ग के आज की डेट में हैं, या जिनको विभाजन करके बोला जा रहा है कि आप SC ST OBC के, पहली चीज तो विभाजन बंद करिए। हाँ जी। ये देखिए जरूरत किसको है, और जिन लोगों को जरूरत है, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी बने हुए हैं जी, बेसिक शिक्षा अधिकारी आइडेंटिफाई करे कि उसके जिले में, उसकी जगह पे किसके, वो कौन लोग हैं जिन लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। एक लेबर का बच्चा है, बिल्कुल डेफिनेटली, तो आप उस एजुकेशन लेवल पे, जब आप रूट या एलिमेंट्री लेवल पे जाकर के एजुकेशन पे काम करेंगे तो आपका भविष्य बेहतर होगा और आपको इस रिजर्वेशन नाम की चीज की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन सर इसको कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियन, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वही तो डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोगों को, क्योंकि हम हो रहे हैं ना जी। अगर कोई एक नुस्खा आजमा रहा है जी, और वो नुस्खा चला आ रहा है तो वो नुस्खा हमेशा यूज किया जाएगा ना। हमारे बाप दादाओं ने हमें अगर कोई नुस्खा सिखा करके गए कि तुम एक बार अगर पेट दर्द है हींग लगा लो, हम आज भी लगाते रहते हैं ना। तो वैसे ही पॉलिटिशियंस को पता है कि तुम रिजर्वेशन क्रिएट करते हो, तो कोई बोलता है मैं 60% दे दूंगा, हालांकि कानून में 50% ज्यादा। लेकिन सर बेनिफिट तो हर कोई चाहता है ना। लाइक अगर हम किसी फील्ड में जा रहे हैं और हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है जी, अगर हम शॉपिंग की ही बात करें, अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम उसी तरफ जाना चाहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है ना, जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, जब हम फायदे की बात करते हैं, तो फायदा हमेशा ऐसा होना चाहिए जिस फायदे से, मान लीजिए मेरा एक फायदा है लेकिन मेरे फायदे में उसका नुकसान है, हाँ जी, तो ऐसा फायदा सोचना चाहिए 4 बार। मेरे फायदे की वजह से इसका फायदा, क्योंकि ये पॉलिटिकली MLA बन जाएगा, ये MP बन जाएगा, लेकिन मेरे जो साथ के लोग हैं उनमें कई लोग काबिल हैं, उनका नुकसान है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें यूज कहाँ किया जा रहा है, और हमें लॉन्ग टर्म में देश के बारे में सोचना पड़ेगा। जब हम देश के बारे में सोच करके फैसले लेंगे तब हम ये रिजर्वेशंस, तब हम इन पॉलिटिक्स से बचते रहेंगे और ये तब हमारे लिए फायदेमंद होगा। सर लेकिन आजकल ना हमें हर तरफ यही सुनने में आता है कि जो बीजेपी है वही हिंदू को एज अ विकल्प वो सोचती है। जी बिल्कुल। और जो मुस्लिम्स होते हैं या फिर दूसरे जो हमारे धर्म है, वो दूसरी पार्टीज की तरफ जाती है, ऐसा क्यों? अब देखिए, एक और बात कर दी आपने पॉलिटिकल पार्टीज की, तो इसमें मैं भी, जैसे बीजेपी की अगर आपने बात की, मैं खुद भी बीजेपी को इस समय कई मामलों में सपोर्ट करता हूँ, कुछ मामलों में अग्री नहीं भी करता हूँ उनके साथ। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो क्या ये हिंदू मुस्लिम है? नहीं, बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कांग्रेस है। कैसे कांग्रेस है? जब आप एक मजबूत विकल्प के तौर पे उभर के नहीं आएंगे, तो ये बीजेपी की गलती थोड़ी है। हाँ, अगर कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो फिर तो कॉम्पिटिटर नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे मैं और आप एग्जाम में बैठे, आपको 100 नंबर का पूरा पेपर दिया गया, मुझे 100 नंबर का पेपर दिया गया, आपको पेपर के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, तो आपके 100 में से आ गए 100 जी। मुझे उस चीज के बारे में आइडिया नहीं था, तो मेरे 20 नंबर भी नहीं आए। उसी प्रकार बीजेपी है। कांग्रेस अपने आप को, आज भी आप देखिए राहुल गांधी जी आ जाते हैं, अगर आपके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटीज नहीं है, आप किसी और को आगे बढ़ा दो। आपकी पार्टी छोटी सी थोड़ी, आप बहुत बड़ी पार्टी हो यार, आप नेशनल लेवल की पार्टी हो, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप ही की पार्टी में से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लीडर्स जो अपने आप में ग्रेट है, वो जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। करेक्ट। आज की डेट में भी कांग्रेस में चेहरे हैं, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे, सचिन पायलट जी हैं, लेकिन ऐसे लोग आगे ही नहीं आ पाते। हाँ जी, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो। एग्जैक्टली। तो इसमें दिशा की कमी है जी। और अगर दिशा की कमी है तो ये बीजेपी का फायदा होता रहता है इसमें, और इसकी पूरी की पूरी अगर हम बोले कि गलती किसकी है तो सिर्फ कांग्रेस की है। और देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि आज देश के पास बीजेपी के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। सारे स्टार लीडर्स जो अच्छे हैं वहां पे हैं। अब मैं आपको एक और भविष्यवाणी करता हूं आप ही के चैनल पे। भविष्यवाणी मेरा हालांकि वो नहीं है, फोटे नहीं है, लेकिन क्योंकि जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट है जी। मैं आपको 100% ये कह सकता हूं कि आगे चल करके हो सकता है बीजेपी ही टूटे और बीजेपी के 2 टुकड़े होंगे, उसी में से एक और नेशनल पार्टी निकल करके आएगी। इसका रीजन मेरे बोलने का ये है कि आज बीजेपी में बहुत सारे स्टार्स एक साथ हैं। जैसे एक मल्टी स्टारर पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होता है वैसे ही आज आप किसी भी स्टार की बात करिए, नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, एस जयशंकर जी हैं, कितने सारे लीडर्स हैं आज की डेट में जो लोगों को टिप पे याद होंगे। लेकिन सर जैसे आप आदित्य योगीनाथ जी के बारे में बात की है, वो तो हर जगह बुलडोजर चला देते हैं, तो क्या ऐसे नेता का हमारे देश में होना सही है? मुझे लगता नहीं कि योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई नेता हो सकता है। रीजन ये कि जहां जहां उन्होंने बुलडोजर चलाया है, एक बार उठा के देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में ही पला पड़ा हूँ। अच्छा। मैं आपको ये आज लिखित पेपर पे दे सकता हूँ कि जब मैं कक्षा 12वीं में था और बीकॉम में था, वहां पे किसकी सरकार थी मैं ये तो नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ, एक डर का माहौल था
और हाँ, वहां पे ऐसे गुंडे मवाली थे जिनसे हम लोग भी डर जाते थे, यकीनन था उस तो समय। हम लोग आज जो बुलडोजर चल रहे हैं वो किसके ऊपर चल रहे हैं? क्या किसी आम इंसान के ऊपर बुलडोजर चला है? नहीं, ऐसा कोई तो जा रहा है सड़क पे पत्थर मार दे रहा है, किसी बस में आग लगा दे रहा है, आगजनी कर रहा है, उसकी संपत्ति बेच दी जा रही है। गलत हो रहा है या सही हो रहा है, आप सोच के देखिए। पहले भी ये होता था। किसका पैसा है वो बस का? आपका और मेरा पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है जी। आग लग गई, पहले क्या होता था? कुछ नहीं करती थी सरकार, आज वो सरकार वसूल रही है, तो अच्छी चीज है ये। देश में कुछ ना कुछ अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तो देश नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। और मैं आज आपके चैनल पे फिर बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जैसा भविष्य चाहिए भारत को। हम कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बाद इनको ही पद संभाल लेना चाहिए। मुझे, अगर आप मेरे पर्सनल फेवरेट पूछेंगे तो ये हैं, लेकिन हाँ ये भी मान सकता हूँ कि अगर दौड़ में योगी आदित्यनाथ जी हैं, हाँ जी, तो दौड़ में अमित शाह जैसे लोग भी हैं, नितिन गडकरी जैसे लोग भी हैं, जो योगी आदित्यनाथ से पार्टी में तो ज्यादा सीनियर है। ओके ओके, थोड़ा सा और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं जी। सर, ये जैसे पाकिस्तान हर जगह अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है जी, बातचीत चल रही है उनकी, करेक्ट। आप चाहे सऊदी अरेबिया को ले लो या फिर यूएस से उनकी इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, करेक्ट, वो डील कर रहा है। फिर ऐसे ही उनका क्लेम करना कि उन्होंने हमारे 6 राफेल जो थे उनको खत्म कर दिए हैं, जी जी जी, वो ठीक था कहना? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी कंट्री जिसका नुकसान हुआ है या जो लड़ाई में जा रही है, वो अपने नुकसान के बारे में पहले नहीं बताती। हाँ जी। हमारी एयरफोर्स वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड एयरफोर्स है जी। अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उनके जितने भी जनरल हैं, उनके जितने भी एयरफोर्स के लोग हैं, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, ये सब अरबों और खरबों में कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? इनके बिजनेसेस हैं। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री, ये सीमेंट बेचती है, रिटेल का काम करती है, सारे काम करती है। इसके साथ साथ ये बहुत बढ़िया झूठ बोलते हैं। ये लोग फैब्रिकेटेड स्टोरीज चलाते हैं, और आम पाकिस्तानी जो है, आम पाकिस्तानी है, वो आज भी गुमराह है, पूरी तरह से गुमराह है। जैसे 6 राफेल की बात करते हैं, आपने बताया 6 राफेल गिरा दिए, एक प्रूफ नहीं दिखाया, जबकि नूर खान एयरबेस तबाह हुआ, इसका प्रूफ दुनिया ने देखा। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे एयरफोर्स ने ब्रीफिंग करी और बोला 9 टारगेट पॉइंट से ये सबको हिट किया गया है, विद प्रूफ दिखाया। क्या उधर से कभी कोई प्रूफ आया? नहीं। इसके बाद 2024 में मेरे ख्याल से भी आप देखेंगे, न्यूज आपको मिल जाएगी, 2024 के आसपास ही की बात है, जब डसॉल्ट जो कि राफेल बनाती है, उस कंपनी ने बोला कि भारत के जितने भी हमने राफेल दिए थे, क्योंकि उनके पास कोड्स होते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं उसे, उन्होंने बोला कि ये जितने भी हमने भारत को राफेल दिए थे, एक भी राफेल नहीं गिरा है। अच्छा। सिर्फ एक राफेल जो गिरा है वो कहाँ गिरा है? हाई एल्टीट्यूड की एक जगह पे, यानी हिमालयन रेंज के आसपास कहीं गिरा है, और वो टेक्निकल इशू की वजह से गिरा है। तो जब वो कंपनी बोल दे रही है फ्रांस की, जिसने वो बनाए हुए हैं, तो आपका क्लेम तो वैसे ही झूठा साबित हो गया। लेकिन हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया ना गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियली, आप ठीक कह रहे हो, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जवाब देना वैसा ही कुछ हो जाएगा, जैसे कि आपने अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी, डोंट प्ले विद द पिग इन द मड, इट गेट्स बोथ, यू गेट डर्टी एंड द पिग एंजॉयज इट। तो उनके बयानों पे, हर बयान पे हमारे यहाँ से बयान जाना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अब पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ रही है सऊदी अरेबिया से, हाँ जी, अमेरिका से। जी। आप बात कर लीजिए सऊदी अरेबिया से इनकी डील की। सऊदी अरेबिया ने क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास आज भी न्यूक्लियर पावर नहीं है। इजराइल ने उठाया, कतर पे अटैक किया, तुरंत के तुरंत सऊदी अरेबिया की डील हो गई। जी। क्या डील है? कि कोई आप पे मारेगा तो हम भी मिल करके जवाब देंगे। अमेरिका के साथ क्या डील हुई? इन्होंने एक अपना पोर्ट उठाया और अमेरिका को दे दिया। जो पोर्ट इन्होंने चाइना को दिया वो आज तक डेवलप नहीं हो पाया। अमेरिका को पोर्ट देने का मतलब क्या था? कि भारत डरे, जबकि सच्चाई ये है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 100% होगा, और जब भी होगा आप लिखित में ले लीजिए, पाकिस्तान 2 पार्ट्स में बंट जाएगा। आज भी पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंटने के लिए तैयार खड़ा है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की लड़ाई भी चालू हो गई है अफगानिस्तान के साथ। ये लड़ाई क्यों हुई है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान के 11 सोल्जर्स मार दिए, परसों या नरसों की न्यूज है। अच्छा। 7 या 8 अक्टूबर की। उन्होंने पाकिस्तान के 11 सोल्जर्स को मार दिया। जवाब में पाकिस्तान को लगा जैसे हिंदुस्तान में हमारे आतंकवादियों ने मारा तो हिंदुस्तान हमारे आ गए। जवाब में पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में घुस गया है। ओके। अफगानिस्तान बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान ने कहा रिटेलिएशन होगा और ये जंग आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान बटेगा कैसे? खैबर पख्तूनख्वा का इलाका अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान इनसे अलग हो जाएगा और बचा हुआ रह जाएगा पाकिस्तान। इस तरह से ये 3 भागों में डिवाइड 100% होगा, आज हो या अगले 2 साल में हो। इससे पहले ही हो जाएगा, आप देखेंगे ये बात। सर इसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि कुछ हमारे ही देश में हम हिंदू की ही बात ले लेते हैं जी।
उनके लिए भी जो आपने ये पुलवामा वाला जो केस आपने अभी डिस्कस किया है, जी जी, इसको वो गलत भी बताते हैं जी, और सही भी बताते हैं। करेक्ट। अगर हम सही और गलत की बात करें, हाँ, तो क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है? सेकंड क्वेश्चन इसी में से ही हम ले लेते हैं कि जैसे गोडसे जी ने गांधी जी को मारा था, करेक्ट। तो हम लोग भी, हम मतलब हमारे हिंदुओं में से ही कोई ना कोई ये जरूर कहता है कि नहीं ये गलत किया था उन्होंने, असैसिनेशन जो हुआ था। करेक्ट। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये ठीक किया था उन्होंने। तो सही और गलत की परिभाषा क्या है, कहाँ पे हम लोग स्टैंड ले सकते हैं उस चीज के लिए? देखिए, जो भी चीज देश के अगेंस्ट है जी, वो गलत है, कितनी भी महान हो वो गलत है। अच्छा। और जो चीज मेरे देश के फायदे के लिए है वो चीज कितनी भी गलत हो मेरे लिए वही सही है। जी। तो मैं दुनिया और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जी। देश के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सैनिकों पे अगर कोई अटैक करता है जैसे पुलवामा, जी, तो देश का जवाब ये नहीं होना चाहिए कि मैं यूएन में जाऊं और ये रहूं कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, जो कि पहले की गवर्नमेंट्स करती आई हैं। जी, 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 मेरा जवाब ये होना चाहिए कि तुमने मुझे मारा, जी, अब तुम्हें जहां छुपना है छुपो, मैं घुस के मारूंगा। जी। और यही जवाब मुझे चाहिए एक देशवासी होने के नाते। दूसरी बात करते हैं, कई लोग जो आप पूछना चाह रहे थे मैं खुल के बोल देता हूं कि क्या गोडसे एक हिंदू आतंकवादी थे, जी, जो सवाल पूछते हैं लोग। तो इसका एक सिंपल सा जवाब देता हूं। पहली चीज, गोडसे आतंकवादी नहीं थे। नहीं थे। क्यों नहीं थे आतंकवादी? आतंकवादी की परिभाषा होती है 26/11 को कसाब जैसे लोग घुसते हैं, वो ना छोटे बच्चे देखते हैं ना औरतें देखते हैं, सब में गोली मारते हैं। जी, जी, जी। गोडसे पूरी भीड़ से अलग होकर जाते हैं, गांधी जी के पैर छूते हैं और एक व्यक्ति को गोली मारते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को मारने वाला मेरी नजरों में मर्डरर है। कानूनी तौर पे भी वो मर्डरर है, ये बोला जा सकता है। आतंकवादी नहीं बोल सकते आप उसे। आप ये कहोगे नहीं वो आतंकवादी, कैसे आतंकवादी है? कैसे? वो नहीं आतंकवादी है। हाँ, क्या गांधी जी को मारना सही था या गलत? गलत था। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी के विचारों से, गांधी जी के बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिनसे मैं भी सहमत नहीं होता, मैं उनको राष्ट्रपिता बुलाने की बात से भी सहमत नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी विचार से सहमत नहीं हो तो आप सामने वाले को गोली मार दो, ये आपके विचारों की कमजोरी है। अगर आप किसी के विचार से सहमत नहीं हो तो आप उसके विचार के खिलाफ लड़ाई करो ना। जी। आप जाओ, आज डेमोक्रेसी है, देश में एक सिस्टम बना हुआ है, आप खड़े हो जाओ। आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझ में आती, आपको लगता है पॉलिटिशियन सारे चोर होते हैं, आप क्यों नहीं लीडर बनते? हम क्यों नहीं सोचते हम प्रधानमंत्री बनेंगे? हम क्यों नहीं सोचते हम सीएम बनेंगे? क्योंकि हम कमजोर हैं। और अगर कमजोर नहीं हो तो खड़े हो जाओ, नेता बन जाओ, और अगर नहीं बन सकते तो गाली मत दो। आप हम खुद के लिए नहीं लड़ सकते। एग्जैक्टली। वैसे ही गोडसे ने जो किया वो कृत्य, मेरे हिसाब से वो काम गलत था, 100% गलत था। उसने जिन वजहों से किया उनमें से काफी वजहों से मैं उनके साथ हूं। मतलब मोटिव उनका मोटिव हो सकता है ठीक हो, लेकिन उस मोटिव की वजह से आपको लड़ाई करनी चाहिए ना विचारों की। किसी को जाके मार देना ये गलत है। ये गलत। तो मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं कि हाँ, मतलब ठीक है, अगर मैं किसी से सहमत नहीं हूं, मैं उसको जाके बोलूं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध प्रदर्शन कर सकता हूं, मैं उसके खिलाफ एक नैरेटिव बना सकता हूं, मैं जा करके उसके खिलाफ एक पार्टी बना लूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। द वर्ल्ड इज ओपन यार, आप करो ना। गांधी जी ने भी तो क्या किया था, लोगों को इकट्ठा करते गए, आप भी करो। नहीं, क्या हमारे देश में सच्चाई का साथ मिलता है? सच्चाई का मतलब कहीं ना कहीं देखो, हम देखते हैं अपने समाज में, हमें ये कमी नजर आती है, बेशक हम अपनी आंखें बंद कर ले कि हम अगर सच्चाई के साथ खड़े हैं तो हमारा साथ कोई नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल की यहाँ पे बात करना चाहूंगा। उन्होंने 2012 में एक आंदोलन शुरू किया अन्ना हजारे जी के साथ, और वो बैठे और वो सच्चाई की लड़ाई थी जी। पूरा देश उस लड़ाई से जुड़ गया था जी। देश को लगा अब बदलाव होगा जी। उस समय कितने नारे लगे थे अलग अलग से, ये अन्ना नहीं है, आंधी है, ये आज के जमाने का गांधी है, कितने नारे आए थे थ्रू आउट इंडिया। दुनिया खड़ी थी उनके साथ। कट टू जब वो जेल गए तो उन्होंने अपना, मनीष सिसोदिया जी, सबका कंपैरिजन भगत सिंह से कर दिया था, जबकि भगत सिंह कभी शराब घोटाले में अंदर नहीं गए। ये लोग शराब घोटाले में अंदर गए थे जेल में जी। तो क्या सच्चाई के लिए देश खड़ा नहीं हुआ था? लेकिन जब जब देश ऐसे राजनेताओं के साथ खड़ा होता है जो दिखाते हैं कि हम सच्चाई का प्रतीक हैं, लेटर स्टेज पे वो राजनेता भी वैसे ही निकलते हैं जैसे आज मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या सच्चाई के लिए आज लोग नहीं मिलते? नहीं, आज की डेट में भी सच्चाई के लिए बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हैं, मगर सच्चाई क्या है, कैसी है, हर किसी की सच्चाई अलग अलग हो जाती है जी। इसलिए सच्चाई का जो मापदंड होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो देश के हिसाब से होना चाहिए। छोटे मोटे मुद्दों पे तो आप आपस में देख सकते हैं, लेकिन बड़े मुद्दों पे ना जो भी विचार रखना हो और उसमें सच्चाई और झूठ जो भी डालना है, वो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से
डालना चाहिए। यानी माँ भारत के लिए क्या सही है और माँ भारत के लिए क्या गलत है, ये सोचना चाहिए। और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं सोचना चाहिए, थ्रू आउट द ईयर सोचना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए। ओके सर, आपने 40 साल की उम्र में आपने LLB की जी, इसके पीछे का कारण क्या है? तो मैम इसके पीछे का कारण अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 15 साल सेल्स मार्केटिंग में काम किया। सेल्स मार्केटिंग मुझे बहुत पसंद थी और काफ़ी काम करने के बाद मैं अपना जब खुद का अपना मैंने बिजनेस खोला और बिजनेस में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा करने लगे थे, उस समय से ही मेरा बहुत मन था कि मैं लॉ करूं। तो लॉ करने के पीछे मेरी एक कंपनी थी जिसमें मैं काम कर रहा था। तो उस कंपनी में कार्य करते हुए मुझे ये समझ में आया, उन्होंने मुझे अपना जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहाँ पे एज जनरल मैनेजर काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बना लिया, जिस कारण मुझे बार बार कोर्ट रूम में जाना पड़ता था। मैं चाहता था, वहाँ का माहौल दिखता था। जब मैं बार बार जाने लगा तो मुझे लगा यार ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल करनी है, मतलब दिल से एक होता है ना पहली नज़र का प्यार, तो लॉ मेरे लिए वो था। तब मैंने सोचा था मुझे लॉ करनी है। फिर 2022 में मैंने अप्लाई किया और मैंने अब लॉ कंप्लीट किया। हाँ, मैं फुल फ्लेजेड लॉ करना चाहूँगा, डेफिनेटली करूँगा अभी उसे। और उसके करने की वजह सिर्फ यही है कि मुझे इस फील्ड से प्यार है और मुझे ये पता है कि इस फील्ड में क्या रिक्वायर्ड है, वो समर्पण जो रिक्वायर्ड है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं ज़रूर इस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ और इसी वजह से मैंने लॉ की। आपने शायद एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में भी अपना हाथ आजमाया है शायद। अच्छी खासी रिसर्च है आपकी, तो बिल्कुल आजमाया है जी। ये बात है 2018 के दौर की, जब मेरा एक फेज था जो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने अपने नाम को करेक्ट करवाया था। संजय बी जुमानी जी से मैंने कंसल्टेशंस ली थी, तो उन्होंने मेरे नाम में SIDHAARRT करा था, PANDE किया था। सिद्धार्थ नाथ पांडे से मैंने उसे लीगली चेंज करा के ये नाम रख लिया था। फर्क पड़ता है, मुझे कुछ फायदा भी हुआ, लेकिन वापस मैंने अपना नाम जो रखा सिद्धार्थ नाथ पांडे, उसकी वजह ये थी क्योंकि मैंने ये नहीं चेक किया था कि पहले मेरे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स से, जैसे कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज भी है तो उसमें भी चेंज कराना पड़ता है, वो ज्यादा बड़ा खर्चा है। बिल्कुल, तो वो खर्चा ना आए इसके लिए मैंने अपना नाम दोबारा सिद्धार्थ नाथ पांडे रख लिया। लेकिन हाँ, फायदा होता है। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बारे में लोगों की जिज्ञासा बहुत रहती है। हाँ जी। तो इसके बारे में मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में लोगों को डिफाइन कर सकता हूँ। कई लोग मुझे लगता है कंफ्यूज भी रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं सर कंफ्यूज कि आखिर क्या मदद करेगा। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी ठीक कर लूँ या कोई मंत्र का उपाय कर लूँ या मैं कोई नाम चेंज कर लूँ, मोबाइल नंबर चेंज कर लूँ, वास्तु ठीक कर लूँ, क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, इसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत कंफ्यूजन है सर। सिंपल सा सॉल्यूशन जी। जितनी चीजों को, जैसे आप जिस दिन पैदा हुए क्या आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। जिस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए क्या आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते सर। नाम बदल सकते हो। हाँ जी। मंत्र जो बोला जाए वो कर सकते हो। कोई कहता है पीपल के पेड़ के नीचे जाके दिया जलाओ, वो कर सकते हो। आप लिस्ट बना लो क्या क्या चीजें आप इजीली कर सकते हो। जो चीजें आप कर सकते हो, भगवान का विश्वास करते हो, वो कर लेनी चाहिए। हमारे लेकिन डेवलप्ड इंडिया में ना मोस्टली जो अब आज का जो कल्चर चल रहा है जनरेशन में, वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा एस्ट्रोलॉजी वाला, मैं वास्तु के बारे में बता देती हूँ, वो उसमें भी ये सोचते हैं कि ये सब ऐसी बेकार की बातें हैं। तो क्या वो भी सच्चा है? मतलब वास्तु भी कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट देता है? 100% रिजल्ट देता है। देखिए, वास्तु के बारे में बहुत ज्यादा मैं तो नहीं जानता, आपको एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बता पाएगा, लेकिन बेसिक चीजें जो मैं जानता हूँ मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। उदाहरण, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट डेफिनेटली खतरनाक है। अगर हो तो घर बदल दो, टॉयलेट तोड़ दो, कुछ ना कुछ उपाय कर लो। लेकिन एक्चुअली में उसका कोई उपाय नहीं होता, बदल देना या तोड़ देना ही यही उपाय है। हाँ जी, हाँ जी। उसी प्रकार आपने कहा कि जैसे यंग जनरेशन इसमें बिलीव नहीं करती है। हाँ जी। एक एज आती है जिसको कहते हैं 12 साल से ऊपर, जैसे आप अपने टीन में आ गए, 13 में आ गए, उस टीन एज से लेकर के 27-28 स्पेशली 30 साल तक, ये होती है मेरे नजरिए में होती है क्रांतिकारी एज। हाँ जी, बिल्कुल। जहां पे मुझे लगता है दुनिया तो मैं ही बदलूंगा, और जब मैं बदलूंगा तो दुनिया देखेगी मैंने किस प्रकार दुनिया बदल दी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ईमानदारी की बात ये होती है, जब आप सारे प्रयत्न कर लेते हो, सब कुछ करने के बाद आपको 30 साल तक ये रियलाइज होता है कि यार अब कुछ जम नहीं रहा। हाँ जी, शादी भी हो गई, अब बच्चे भी होने वाले हैं, तब आप सोचते हो यार लाओ मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लूं। फिर आपके अंदर भक्ति भावना भी आती है। हाँ, फिर आपके अंदर सारी भावनाएं जागती हैं। बिल्कुल। तो समझदार वही है जो अपने पहले के लोगों के एक्सपीरियंस से सीख जाए, ना कि खुद उस चीज को आजमाए और सीखे। बिल्कुल। तो अगर आप अर्ली स्टेज पे अपने मोबाइल नंबर को सही ले रहे हो, अपने नाम को ठीक रख रहे हो, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये सब चीजें हेल्प जरूर करती हैं। मैंने तो खुद आजमाई हुई है। जी जी जी। इनफैक्ट मैंने वास्तु थोड़ी दिनों तक पढ़ा भी था। ओके। लेकिन मुझे जब किसी चीज में ये लगता है कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे लगता है उससे दूर हो जाना बेहतर है बजाय उसमें घुसे रहने के।
ओके। तो मैं इसलिए वास्तु से दूर जरूर हो गया, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो मुझे आज भी पता है, जैसे नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज का डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है अच्छी थॉट प्रोसेसेस के लिए, वैसे ही पैसे का डायरेक्शन साउथ साउथ ईस्ट, मतलब मैं थोड़ा बहुत बता पा रहा हूँ। कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट आपको सब कुछ बताएगा। और वास्तु से बहुत फर्क पड़ता है, न्यूमरोलॉजी से बहुत फर्क पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी में जो आपके मंत्र होते हैं, चीजें होती हैं, उनसे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल दिखाइए, जान लीजिए आपका भविष्य में क्या रखा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है तो उसके लिए क्या उपाय मौजूद हैं जो किए जा सकते हैं जी, वो कर लेने चाहिए। और ईमानदारी की बात आपको एक और बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी। 2 चीजें होती हैं लाइफ की जो सर्टेन है, आपका पैदा होना जी और आपका मरना जी। ये दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है। अब मान लो आपने ऐसे इधर छोर से और इधर छोर से रुमाल पकड़ा है जी जी जी, दोनों ओर से छोड़ दो रुमाल गिर गया जी, बिल्कुल। ये दोनों छोर आपके में है ही नहीं। तो बीच में जो आप कर सकते हो, जैसे गीता में बोला ना, कर्म करो, तो जो कर पाते हो वो कर लो, उतना ठीक हो जाएगा लाइफ का। बाकी लाइफ और डेथ ये 100% लिखी हुई है, इसे कोई नहीं बदल सकता। कोई ज्ञान, कोई मंत्र, कुछ भी नहीं बदल सकता। ये अंडर कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी अंडर कंट्रोल नहीं है। सर आपने अभी बीच में हाल ही में ना आपकी अपनी कंपनी के बारे में बात की थी, तो वो आपकी कंपनी क्या काम करती है? जी, मेरी कंपनी का नाम है एडुप्लैनेट। हमारी कंपनी जो है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो शूट्स, पॉडकास्ट, ये सब हम लोग बहुत कुछ करते हैं। इसके साथ साथ हमारी कंपनी के ही साथ एक और कंपनी है जो हमारी चलती है, जिसका नाम है योर टर्न भारत। तो योर टर्न भारत में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कवर करें वो सारी इंफॉर्मेशंस जो करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई हैं या जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं या हिस्टोरिकल हैं मगर इम्पोर्टेंट हैं, तो हम वो सारी चीजें कवर करते हैं योर टर्न भारत में। योर टर्न भारत में मेरे मित्र हैं रजनीश जी और मेरे एक और मित्र हैं शिवम वत्स जी। ये दोनों भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम तीनों मिलकर के कोशिश करते हैं कि हम जितनी भी ज्यादा चीजें कवर कर सके वो सारी चीजें हम योर टर्न भारत में कवर करें, ताकि आज की जनरेशन जिनकी आप बात कर रहे हो जी, उनको लेटेस्ट मुद्दों से अवगत कराते रहें और बताते रहें। ओके जी। आप वो कंपनी का नाम बता रहे थे, हैच मीडिया हैच जी। ओके, वो भी इसी का ही है या? मीडिया हैच अलग ऑर्गेनाइजेशन है और योर टर्न भारत जो है वो एक अलग कंपनी है। ये दोनों कंपनियां अलग अलग है। गुड लक सर, आगे भी आपकी कंपनी ऐसे ही काम करती रहे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आगे फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम, जरूर कोशिश होगी कि जरूर मिले। तब तक के लिए मैं अपनी इस चर्चा को विराम देती हूँ। थैंक यू, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।